तो सभी का स्वागत है भाई। आपका भी बढ़ गई भैया। मैंने आपको कहा भी था कि हम पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। एक डालिएगा सेमी कंडक्टर। अब इसमें जो अच्छी बात है वो ये है कि हर साल सेमी कंडक्टर में से 3 से 4 प्रश्न आते हैं हर साल। अगर मॉडर्न मिला दिया जाए तो मॉडर्न सेमीकंडक्टर पूरी एक यूनिट होती है, तो 8 से 9 प्रश्न आते हैं। 2021 में 9 क्वेश्चन आए थे। 2022 नीट में जो 17 जुलाई को हुआ था उसमें 8 प्रश्न आए थे। तो मॉडर्न सेमीकंडक्टर एक बड़ा हिस्सा है। मॉडर्न हम पढ़ चुके हैं, अब दूसरे हिस्से में आ रहे हैं सेमीकंडक्टर में। तो अगर हम बात करें नीट की तो लगभग कितने प्रश्न मिल जाएंगे आपको? 3 से 4। और चैप्टर बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रोज अच्छे से धीरे धीरे पढ़िएगा, अच्छा समझ में आ जाएगा, सारे क्वेश्चन बन भी जाएंगे। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो देख लेना कैमरा चालू है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। हम बचपन की बात करते हैं, हमने 8वीं 9वीं 10वीं में अपने क्लास में पढ़ रखा है कि कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। ये शब्द हमने बचपन में साइंस में सुना हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई सरल परिभाषा क्या है कंडक्टर की, आप तुरंत कहोगे सर कंडक्टर कौन? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। क्यों कराते हैं भाई? क्योंकि उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ये सभी को पता है। तो अगर हम इसके 3 पार्ट करें, कौन कौन से? सर कंडक्टर तो मुझे पता ही है, दूसरा इंसुलेटर, और एक नया जो आज पढ़ना चाहते हैं वो है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। कंडक्टर कौन होते हैं? सबसे आसान परिभाषा बताइए, कंडक्टर कौन? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लिखना चालू कर दीजिए, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसकी जो कंडक्टिविटी होती है सिग्मा, वो क्या होती है? हाई। जो रजिस्टिविटी होती है रो, वो होती है लो। स्वाभाविक सी बात है, कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी दोनों एक दूसरे की क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कंडक्टर हैं तो कंडक्टिविटी क्या होगी? हाई। इंसुलेटर कौन होते हैं? जिसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, या कहें वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो कौन कहलाते हैं? इंसुलेटर। सोच के बताइए सिग्मा क्या होगा? सिग्मा क्या होगा? लो। सोच के देखिए ना, रट क्यों है? इंसुलेटर। अब आपकी विज्ञान क्या कहती है? अच्छा इंसुलेटर बोले तो रबड़, प्लास्टिक, वुड, ये करंट को फ्लो नहीं कराते, मतलब इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब इनकी कंडक्टिविटी कम है, बोले तो सिग्मा क्या होगा? लो। रेजिस्टिविटी क्या होगी? रो हाई। और सेमीकंडक्टर नाम से ही स्पष्ट है, सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो कम बट इंसुलेटर से ज्यादा, इन बिटवीन। इसके इन बिटवीन कंडक्टर और इंसुलेटर है। तो इसमें लिखते हैं फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो सिग्मा होता है वो मॉडरेट होता है, इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो ये सरल डेफिनेशन है जो 8th 9th 10th में पढ़ी जाती है, और ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप ऐसे गोल गोल ही घूम रहे हो। कंडक्टर कौन? जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए वो कौन है, कंडक्टर। तो दोनों एक दूसरे का ऐसे ही तो बोल रहे हैं, पर कंडक्टर कौन, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कॉपर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए कॉपर क्या है, कंडक्टर। तो ये तो एक सरल एक्सप्लेनेशन है। अब इसी एक्सप्लेनेशन को आज हम नए तरीके से समझेंगे, जिसे बोलते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी। क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड थ्योरी। उससे पढ़ने से पहले यहाँ एक अच्छी चीज आती है जिसे बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं, अल्फा। तो बताइए अल्फा क्या होता है। अल्फा होता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया जाएगा, जिसे बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट। बोले तो टेम्परेचर के साथ इसकी कंडक्टिविटी, इसका रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ता है, वो सीखना चाहते हैं। तो नीचे लिखिएगा, इसका अल्फा होता है पॉजिटिव, अल्फा पॉजिटिव। अल्फा पॉजिटिव का मतलब क्या, अल्फा पॉजिटिव का मतलब क्या, टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ता है, करंट जो होती है वो कम होती है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगी। तुरंत प्रश्न आता है सर कैसे, अभी समझ नहीं आई बात। वैसे तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की है, फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड कर दूंगे। आइए बराबर आइए, क्लास दिखाई दे रही है पर चालू हो गए सब रिकॉर्ड सर। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा पीडीएफ ही मिल रहा है क्या, बहुत ही बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। तो अल्फा क्या है इसका, पॉजिटिव। अब अल्फा पॉजिटिव का क्या मतलब है वो समझिएगा। जैसे जैसे समझना, मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, तो आशीष साहब कंडक्टर का अल्फा है पॉजिटिव। तो अल्फा पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, अल्फा पॉजिटिव का मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, करंट कम हो। कैसे इसको समझा सकते हैं वो समझिएगा। एक फॉर्मूला होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, I बराबर NAEVD। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगा, अभी परेशान मत होइए, I बराबर NAEVD। धीरे धीरे सुनिए, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो नंबर ऑफ कॉलिजन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ते हैं तो दो टक्कर के बीच का समय, जिसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाती है। सर कैसे, सर नहीं पता चल रहा भाई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद कर, vd बराबर E अपॉन m इंटू टाइम। सर अभी उर्दू के शब्द लग रहे हैं, कोई टेंशन मत ले, ये सारा किसमें पढ़ाया जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। और अभी थोड़ा सा आइडिया ले लें कि क्या होता होगा। अब धीरे धीरे फिर सुनिएगा। क्या टेम्परेचर बढ़ाया, हाँ बोलो, टेम्परेचर बढ़ाया तो नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर ऑफ कॉलिजन हैं कंडक्टर के अंदर वो क्या हो गए, बढ़ गए। नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ेंगे तो दो टक्कर के बीच का समय, रिलैक्सेशन टाइम, तो अगर टाउ कम होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी, सोच ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी तो करंट भी कम होगा। करंट कम हो गया मतलब रेजिस्टेंस, वहां तो पूरा डिटेल में आएगा। बस अभी आपको इतना सा याद रखना है, नीट में 2 से 3 बार पूछा गया है, इनफैक्ट 2022 में ही आया है। कंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव, क्या मायने अल्फा पॉजिटिव, इन शॉर्ट लास्ट, अल्फा पॉजिटिव का मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बोले तो करंट घट रही है। कैसे समझ सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बोलिए ये बात ओके है क्या, कंडक्टर वाले हिस्से में लिख लीजिए, अलग से लिख लिया तो अलग से लिख लीजिए, उसी में टेबल में चल रहा है उसी टेबल में लिख लीजिए, नहीं लिखना कुछ भी मत लिखिए, सब ऑप्शन है आपके पास। है आसान पर चैप्टर, तरीके से तैयार करोगे तो बढ़िया हो जाएगा। और खुशी की बात यह है कि हमारी जो ELP है उसमें हमने ट्रांजिस्टर भी दिया है, पर पिछले साल से ट्रांजिस्टर NCERT में से हट गया है, नई जो NCERT है उसमें ट्रांजिस्टर नहीं है। अपन तो पूरा पढ़ेंगे पर ट्रांजिस्टर की इंपॉर्टेंस अब कम है, क्योंकि जो नई NCERT आई है उसमें ट्रांजिस्टर टॉपिक ही नहीं है। अपन पूरा पढ़ेंगे, ELP में पूरा है, मॉड्यूल में भी पूरा है, और बस एक बात पता होनी चाहिए,
अब बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर की अगर आप बात करें, इंसुलेटर की अगर बात करें तो इंसुलेटर का अल्फा क्या होता है? नेगेटिव। वैसे तो इसके अल्फा के कोई मायने नहीं होते, पर फिर भी नीट में पूछा गया, इसलिए आप इंफॉर्मेशन याद रखिए। इसका अल्फा क्या होता है? नेगेटिव। अब सोचिए अल्फा पॉजिटिव का मतलब क्या होता था? टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रेजिस्टेंस, तो नेगेटिव है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। बोलिए हाँ है क्या? किसके लिए? इंसुलेटर के लिए। वैसे इसके लिए अल्फा डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं होता, और फिर भी अगर आप जबरदस्ती इसको अल्फा डिफाइन करें तो इंसुलेटर की अल्फा की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। बोले तो करंट। अब बात आते हैं सारा खेल सेमीकंडक्टर। मेन अपना टारगेट सेमीकंडक्टर ही है। तो सेमीकंडक्टर का भी अल्फा क्या होता है? नेगेटिव। अब अल्फा नेगेटिव है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, करंट बढ़ेगी। याद रखिए टेम्परेचर बढ़ाने पर तो हमेशा ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो कम ही होती है। यार उसको क्या पता इलेक्ट्रॉन को कि मैं कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन हूं या सेमीकंडक्टर का? वो तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कॉलिजन बढ़ेंगे, कॉलिजन बढ़ेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या बात है? यहाँ बीडी भी कम हो रहा है, यहाँ भी बीडी कम हो रहा है, तो फिर यहाँ करंट को आप क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो, यहाँ करंट को क्यों? अब इसका मजा आएगा। I बराबर होता है NaE/Vd। हाँ Vd कम हो रहा है, बट ये N ये एक्सपोनेंशियली क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आज आ जाएगा समझ में, नहीं तो अगले लेक्चर में आएगा इस क्यों का कारण। थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो बोल देता हूँ। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सिलिकॉन सिलिकॉन के जो बीच के बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं। बॉन्ड टूटते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बनते हैं, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर के बनने से सर्किट में जो करंट है वो बढ़ जाती है। तो ये अभी के लिए, बाकी अगले लेक्चर तो डिटेल में आएगा ही। वापस सुनिए ध्यान से। टेम्परेचर बढ़ाने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो हमेशा कम होती है, पहले इसको लॉक करो। टेम्परेचर बढ़ाने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा कम होती है, पहले तो इसको लॉक करो। तो अगर यार ड्रिफ्ट कम हो रही है तो फिर करंट कैसे बढ़ रही है? देख आई दो बातों में निर्भर कर रहा है, एन और वीडी कम हो रहा है, बिल्कुल कम हो रहा है, पर वीडी कम होता है एन एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। तो बता ओवरऑल करंट, और सोच करंट बढ़ गया तो रेजिस्टेंस कम। 3 बार पेपर का सवाल है, 3 बार इस पूरी स्लाइड से। नीट 2022 में भी आया है, तो इस बात को अच्छे से एक बार दिमाग में बैठाओ। वापस समझाता हूँ एज अ इंफॉर्मेशन, मुझे ये बात याद होनी चाहिए। कौन कौन सी? कंडक्टर के लिए, कंडक्टर के लिए, कंडक्टर के लिए अल्फा क्या होगा? पॉजिटिव, जबकि सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा नेगेटिव। खास बात। एक बार ड्रिफ्ट स्पीड का पूछा गया। अरे ड्रिफ्ट स्पीड चाहे कुछ भी हो, टेम्परेचर बढ़ाने पर तो ड्रिफ्ट स्पीड कमी होती है। आपका एक स्वाभाविक प्रश्न हो सकता है, सर यहाँ कम हो रही है तो यहाँ पे आई कम कर दिया, क्योंकि यहाँ एन कांस्टेंट होता है, नहीं बढ़ता, जबकि यहाँ एन तेज गति से क्यों का जवाब के लिए या तो आज का लेक्चर नहीं तो अगला लेक्चर। और हल्का फुल्का मैंने आपको आइडिया दे दिया। सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच के जो बॉन्ड होते हैं वो टूटेंगे, बॉन्ड टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर सर्किट में आ जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, करंट बढ़ जाएगा। अभी हल्का फुल्का आइडिया दे दिया। अब यहाँ तक कोई प्रश्न में डाउट हो तो पूछ लीजिए, बराबर लिख लीजिए, और सारा आपके पास ऐसे पीडीएफ आ ही जाएगा। कोई रह जाए तो आप उसमें से घर पे देख के लिख लीजिए करें। रिलैक्सेशन टाइम है, बिल्कुल। चलो आगे बढ़े क्या? बिल्कुल बिल्कुल। इंसुलेटर में अल्फा की बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, जबरदस्ती बात कर रहे हैं। सारा खेल तो किसमें चलेगा? सही, सेमीकंडक्टर। बस ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब, इस मतलब के लिए क्या 15 दिन खर्च करने पड़ेंगे।
एक चैप्टर का नाम है 12वीं में करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां मतलब नहीं पूरा अच्छे से ही बता देंगे ड्रिफ्ट का, ठीक है? आप भी पढ़ा सही है। अब तो ये मत पूछना कि करंट का मतलब क्या होता है, पूछना करंट क्या। चलो बढ़े आगे, लिखना लगे कुछ? ओके ऑल डन? यस सर। चलिए अब क्वेश्चन चालू करते हैं, उससे थोड़ा आइडिया लगेगा। ईएलपी खोलिए, बहुत शानदार ईएलपी बनाइए, सिस्टमेटिक, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे ही क्वेश्चन हैं। ईएलपी मिल जाएगी आपको आज या कल, मिल गई क्या समझ? खोलें, पढ़ना पढ़ते हैं, क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन चालू करें, पहला प्रश्न लिखें, क्वेश्चन नंबर 1। सिर्फ क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, लिखने की आवश्यकता नहीं है, समय बचेगा, लिखिए मत, सिर्फ क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए। अभी कहाँ मिल जाएंगे, अभी जा रहे हैं? बहुत सब इसी तरह से इतना आसान हो जाए, इतना बढ़िया। नजर टूट गया है, काम आ जाएगी। चलिए शुरू करें। चलिए अब पन्ना पलटी, पेज नंबर 2 पे पहला सवाल है, तसल्ली से करिए, 10 से 11 लेक्चर का टॉपिक है और शानदार तैयार हो जाएगा। लगभग 70-75 सवाल हैं इसमें, ये 70 सवाल आप कर लोगे ना तो पूरा सेमीकंडक्टर तैयार है। चलो पहला प्रश्न, अब बातचीत बंद करें, पहले प्रश्न पे आ जाए। पेज नंबर 2 पर है पहला प्रश्न। ईएलपी नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए अब उसने क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। एक प्लेटिनम है और एक सिलिकॉन है। अब आपको पता होना चाहिए, अब यहाँ देखिए कंडक्टर के एग्जाम्पल कौन होते हैं, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर, सभी मेटल्स क्या है, कंडक्टर। और इंसुलेटर के एग्जाम्पल बताइए, इंसुलेटर के लिख लीजिए, रबर, प्लास्टिक, वुड, ये इंसुलेटर हैं। और सेमीकंडक्टर के एग्जांपल बताइए, सबसे ज्यादा जो सेमीकंडक्टर डिवाइस में यूज होता है वो होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो देखिए नॉलेज बेस्ड सवाल है, अगर आपको पहले पता होना चाहिए प्लेटिनम कौन है, प्लेटिनम, प्लेटिनम है कंडक्टर, मेटल है, और सिलिकॉन कौन है, सेमीकंडक्टर। तो पहली खास बात आपको पता होना चाहिए, प्लेटिनम तो है कंडक्टर, ये 2022 में सवाल आया है। कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, 2022 इस साल का प्रश्न है। सिलिकॉन, सिलिकॉन याद होना चाहिए कौन है, सेमीकंडक्टर। अब बताइए टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं कम कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। याद रखिए मेटल्स का अल्फा पॉजिटिव, मुंह खोलिए, अल्फा क्या मतलब अल्फा पॉजिटिव का, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब खत्म। सेमीकंडक्टर अल्फा नेगेटिव, अल्फा नेगेटिव का मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस खत्म, रेजिस्टेंस कम होगा। अब आप देख लीजिए क्या पूछा उसने, What happens to their resistance? अब बताइए आंसर क्या आएगा, प्लेटिनम का तो बढ़ेगा, सिलिकॉन का कम होगा। कारण बताइए, क्योंकि प्लेटिनम इज अ मेटल, मेटल इज अ कंडक्टर एंड कंडक्टर का अल्फा पॉजिटिव। 10 बार सुन लीजिए, कंडक्टर का अल्फा पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर का अल्फा, इंसुलेटर का भी अल्फा। बोलो क्लियर है बात। पहला सवाल टिक लगा लीजिए, वही पास में लिख लीजिए। नीट 2022 का सवाल है ये, पहला नीट 2022 का क्वेश्चन है।
अब तुरंत जंप लगाइए तीसरे प्रश्न में, तीसरे प्रश्न में जंप लगाइए। ये आया है नीट 2020 में। तीसरे प्रश्न पर आइए। तीसरे प्रश्न पर आइए। किनका अल्फा नेगेटिव होता है, किसका अल्फा नेगेटिव होता है? इंसुलेटर और थ्योरेटिकल चैप्टर है। एक दो सवाल तो थ्योरेटिकली आते हैं 4 में से, इसलिए बढ़िया। ये 2020 का सवाल है, इंफॉर्मेशन याद होनी चाहिए। ये पुरानी स्लाइड फिर दिखा देता हूँ। मैंने आपको कहा था इस स्लाइड पर 3 से 4 बार प्रश्न आया हुआ है। दिमाग में बैठा लीजिए, रचा लीजिए, बसा लीजिए। कंडक्टर का अल्फा पॉजिटिव, जबकि सेमीकंडक्टर का अल्फा। अरे पॉजिटिव नेगेटिव के मायने क्या है? तो बोल ही नहीं रहा, बोलेगा नहीं समझेगा कैसे? टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और इसमें उल्टा होगा। तो ये याद रख लो कि कंडक्टर का अल्फा पॉजिटिव होता है, बोले तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट। कारण मैंने तुझे बता दिया, ये भी अपने आप में सवाल है, मॉड्यूल में मिलेगा। कि करंट कम होने के पीछे लॉजिक क्या दे सकते हो? ड्रिफ्ट स्पीड कम होगी, ड्रिफ्ट स्पीड कम होगी। तो आपको वैसा ड्रिफ्ट तो यहाँ भी कम हो रही यार। इलेक्ट्रॉन को क्या पता ये वो कंडक्टर का है सेमीकंडक्टर का है, वहां एन क्या हो रहा है, सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है। तो ओवरऑल करंट बढ़ जाती है, करंट बढ़ जाती है तो रेजिस्टेंस। बोलिए हाँ है क्या? चलिए तो पहला टिक लगा लीजिए, तीसरा टिक लगा लीजिए। पहला है बच्चों 2022 का, तीसरा है 2020 का। अब आइए दूसरे प्रश्न पे जो सबसे बढ़िया है। डायग्राम बनाते जाइए, चीजें आसान कर दी हैं, सारे प्रश्न इसमें लिखे हुए हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, समय बचेगा। नोट सारे आपको मिल जाएंगे, बस शानदार तैयार करना है। पूरी एनसीईआरटी करनी है, और एनसीईआरटी भी आपको अलग से जरूरत नहीं है। सबसे अंतिम पेज पर आइए, सबसे अंतिम पेज पर आइए। आंसर की से जस्ट पहले वाला पेज खोलिए। ये देखिए एनसीईआरटी के सारे सवाल यहाँ पीछे टाइप करवा दिए हैं, जितने पीछे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सारे करवा दिए। तो आपको अलग से भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। टारगेट है ये ईएलपी का, मुझे एक ही सवाल आना चाहिए। सवाल देख लो, आंसर की से पता चल जाएगा सवाल की संख्या। आंसर की देखो 68 तो वो है और 9 ये है, लगभग होगा 77। ये 77 यूं शानदार आने चाहिए, जबरदस्त बने। सही है? चलो जितना पढ़ो उतना एक बार घर से रिवाइज करके आना। वीडियो अवेलेबल होता है, फास्ट स्पीड पे फिर सुन लेना। पूरा सुनने की जरूरत नहीं होती, जहां फंस रहे हो। मैं तीसरे सवाल में फंसा, स्क्रॉल करके देख लिया, हाँ तीसरा सवाल आ रहा है, उसी तीसरे सवाल को फिर से सुन लीजिए। 2 बार सुनिए, 4 बार सुनिए, 6 बार सुनिए, और अपने फंडे क्लियर होने चाहिए। बोलो सही है क्या? चलिए आगे बढ़े। अब आइए दूसरे सवाल पे स्टार लगाइए, शानदार प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है। दूसरा प्रश्न, डायग्राम बना लीजिए। बहुत ही बढ़िया सवाल, और पढ़ाई जरा सही है तो वो उसी पर बेस्ड है। वो कह रहा है डायग्राम है जिसमें एक सेमीकंडक्टर लगा हुआ है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब आपसे पूछा गया है वुड यू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ आर। इस आर को आप क्या करोगे? इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे? क्या करना है आपको? अमीटर में करंट को क्या रखना है? कांस्टेंट। करंट कांस्टेंट रखना है, ये आपका टारगेट है, ये टारगेट है। करंट को क्या रखना है? कांस्टेंट। और आपसे पूछा गया है बताइए क्या करेंगे? व्हेन सेमीकंडक्टर इज हीटेड, इसको क्या कर दिया? हीट कर दिया। सोच पा रहे हैं कोई? ऐसा कोई एक्सप्लेन करना चाहे हाथ खड़ा करके? हाँ चलिए बोलो।
सर इसमें क्या किया है कि टेम्परेचर बढ़ाया है। हाँ। और ये जो है वो सेमीकंडक्टर है। सही है। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम हुआ होगा, करंट बढ़ा होगा। वापस टेम्परेचर बढ़ाया तो बार सुन लीजिए, आज यही पंच है। सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है, अल्फा नेगेटिव। आगे मत भागना, यही बात सीख ले आज मंगलवार के दिन। सेमीकंडक्टर का अल्फा नेगेटिव बोले तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस। अब वो कह रहा है मुझे करंट तो कांस्टेंट रखनी है, इसका मतलब 10वीं क्लास लगाता हूँ, V बराबर IR, V बराबर I को तो कांस्टेंट रखना है, सप्लाई वोल्टेज भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब मुझे रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना ही पड़ेगा। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस R टोटल मस्ट बी कांस्टेंट। और आशीष सर ये तो कम हो रहा है, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि ओवरऑल रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए। थोड़ा ऊपर से गया सर, वापस देख, नहीं नो का है, वापस देखना। टोटल रेजिस्टेंस पता ही दोनों सीरीज में है, तो क्या होगा बता, R प्लस R सिलिकॉन बोलना है। अब छोटी छोटी बातें पकड़, खुश रहे, सब सीखेंगे सब। करंट कांस्टेंट रखना है, बोल करंट कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट है, तो रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट होना, मतलब सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कांस्टेंट होना। परंतु सेमीकंडक्टर का तो कम रहा है, तो इसका ताकि ओवरऑल क्या हो जाए, कांस्टेंट। क्योंकि वो प्रश्न कह रहा है कि मुझे तो करंट को क्या रखना है, कांस्टेंट। और सोचिए अगर करंट को कांस्टेंट रखना है तो इस रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। लिख लीजिए, एक बार और समझा देता हूं, आराम से आप इसको नोट डाउन करिए। सोचिए, प्रोसेस सोचिए, सेमीकंडक्टर सोचिए कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस घटता है। अगर रेजिस्टेंस घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, पर करंट को तो क्या रखना है, कांस्टेंट। तो सोच ओवरऑल रेजिस्टेंस को क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट। इसमें से सिलिकॉन का कम हो रहा है, सिलिकॉन का कम हो रहा है, तो इस वेरिएबल को बढ़ाना पड़ेगा। खत्म। अरे 4 सवाल सही करने हैं, 10 दिन आना है, 10 दिन में तो ये 4 सवाल कब्जे में है। इतना आसान चैप्टर है, और घर से आधा घंटा रोज पढ़ के आना, जो लेक्चर हो गया वो पढ़ के आओ। चले बढ़े आगे, तो टिक लगा दो, पहला, दूसरा, तीसरा, टिक लगाते चलो। तो ये आपने बात सिखाई साहब, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, तो हमने छोटे अपनी क्लास में पढ़ा था। कंडक्टर कौन, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कॉपर कंडक्टर क्यों है, क्योंकि कॉपर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए वो क्या है, कंडक्टर है। तो आपके पास यही जवाब है, कंडक्टर क्यों है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों है, तो कंडक्टर है। पर इसी बात को बेहतर तरीके से समझते हैं, अब एक नया टॉपिक लेकर आते हैं, डालिए एनर्जी बैंड। इस बात को बढ़िया समझते हैं, 15-20 मिनट लगेंगे, और इस बात को देखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड कर दोगे, चलिए डालिए एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स। तो पहले हम बात करते हैं आइसोलेटेड एटम की। आराम से सुनिएगा, धीरे धीरे। आइसोलेटेड एटम की बात करते हैं। सिलिकॉन इज एन एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर। एटम स्ट्रक्चर पे चलते हैं, तो रवि दुबे सर से पूछते हैं सिलिकॉन का आप सभी को याद होगा, एटॉमिक नंबर 14, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, 1s2 2s2 2p6 6 2 8 2 10 3s2 3p। बोले सही, 14 हो गए। आपको पता हो तो जो लास्ट वाला होता है, लास्ट वाला, इसे बोलते हैं वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। अगर मैं इसका
एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊं, यहाँ एनर्जी लेवल है तो आपने देखा होगा ये N1 होगा, ये N2 होगा, ये N3 होगा। पहले में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, यहाँ 2 है। दूसरे में देखिए कुल कितने हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और थर्ड में 4। ये एक बात कर रहे हैं सिंगल एटम की, इसकी सिंगल एटम। इसके अंदर जो एनर्जी लेवल होते हैं वो कैसे होते हैं? डेफिनिट होते हैं और डिस्क्रीट होते हैं। डेफिनिट और डिस्क्रीट। सर क्या कहना चाहते हो? थोड़ा सा मैं आपको हाइड्रोजन पर ले चलता हूँ, वहां से बातें समझ में आएगी आपको। वो हाइड्रोजन का रटा हुआ है आपको, n बराबर 1 का एनर्जी लेवल -13.6 याद है? n बराबर 2 का बोलो -3.4, फिर -1.5 -0.85। ये क्या है? ये एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल है। ये हाइड्रोजन एटम, चाहे आपके पास हाइड्रोजन एटम हो सिंगल, चाहे मेरे पास हो, चाहे किसी और व्यक्ति के पास हो, अगर n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी फिक्स है -13. ना उससे कम ना उससे डेफिनेट और डिस्क्रीट। ये पहला लेवल, ये दूसरा लेवल, ये तीसरा लेवल। किसके लिए बात हो रही है? एक सिंगल आइसोलेटेड एटम। तुरंत अपने मन में हाइड्रोजन की चर्चा कर लो। हाँ सर हाइड्रोजन एटम, हाँ सर पढ़ा हुआ है, बोर मॉडल। n बराबर 1 की एनर्जी लेवल -13.6, n बराबर 2 -3. ये डेफिनेट है, डेफिनेट -13.6। आपके पास होगा तो भी -13.6, मेरे पास एक आइसोलेटेड एटम होगा तो -13.6। इसका मतलब कैसा है? डेफिनेट। कैसा है? डेफिनेट एंड डिस्क्रीट। और अब आएगा मजा, वो सुनिए, वही कहानी में ट्विस्ट है। अगर हम बात करें आप सॉलिड की, आप जो तुक्का मारो सॉलिड बनाने के लिए, क्या एक एटम से सॉलिड बनेगा? लाखों करोड़ों एटम्स पास आएंगे और वो किसका स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे? सॉलिड का। तो अगर मुझे सॉलिड बनाना है तो पता है क्या होगा? अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं, ये सिलिकॉन, एक दूसरा सिलिकॉन पास में आएगा, इसके एक तीसरा सिलिकॉन पास में आएगा, एक चौथा सिलिकॉन पास में आएगा। इस तरह से ये सिलिकॉन पास आएंगे और आपस में क्या बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड, ताकि क्या बन सके? सॉलिड बन सके। सर आपने ये क्या किए? 4 क्यों आए पास में? इसके पीछे भी लॉजिक है, तुम होशियार हो। ये देखो इसके पास आउटर कितने हैं? 4। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये सिलिकॉन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। ये दूसरे सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके क्या बना लेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। सोच के देखिए, इससे इसका क्या पूरा हो गया? ऑक्टेट पूरा हो गया। यही तो वैलेंसी कहलाती है। आपने बोलते हैं सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो ये कितने सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? 4 सिलिकॉन के साथ बनाएगा। नहीं, इसने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए, इससे इसका पूरा क्या हो गया? ऑक्टेट पूरा हो गया, काम चल गया। तो अब जरा सुनिए क्या होता है अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन की बात करें। तो अभी जब ये आइसोलेटेड एटम था तो इस इलेक्ट्रॉन पर केवल बल लगाने वाला कौन था? न्यूक्लियस। और कौन था? न्यूक्लियस। अब इस इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन बता किस किस से होगा? खुद से तो होगा ही, इधर वाले इलेक्ट्रॉन से भी, इधर वाले से भी, इसके न्यूक्लियस से भी, इसके इलेक्ट्रॉन से भी, इसके इलेक्ट्रॉन से भी। तो पता है क्या होगा? अब इसका जो एनर्जी लेवल जो पहले डेफिनेट था, अब वो डेफिनेट नहीं रहेगा, वो स्प्रेड हो जाएगा। क्या बोलना चाहता हूं फिर से सुनिए। उदाहरण के तौर पर n बराबर 3 पर मान लो पहले ऊर्जा थी -2। अब n बराबर 3 पर -2 नहीं होगी, कुछ इलेक्ट्रॉन की होगी -1.9, किसी का -2.1। सर ये क्यों वेरी कर रही है? क्यों वेरी कर रही? जरा सोचिए। इस इलेक्ट्रॉन के हालात अलग हैं, इस इलेक्ट्रॉन के हालात अलग हैं, इसके हालात अलग हैं। सभी पर जो अट्रैक्शन है, किसी पर अट्रैक्शन है, किसी पर रिपल्शन है, तो उनका जो एनर्जी लेवल है अब वो फिक्स नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा। और स्प्लिट होकर उसे हम बोलते हैं एनर्जी बैंड। ध्यान से देखिएगा, फिर समझाता हूं। ये देखिए, ये बनेगा एनर्जी बैंड n बराबर 1, ये बनेगा एनर्जी बैंड n बराबर 2,
n बराबर 3, बताइए क्या बन गए एनर्जी बैंड। क्यों बन गया सर एनर्जी बैंड, क्या अंतर है? आइए 2 बार सुनते हैं, फिर से सुनिएगा, कोशिश करिएगा बोलने की। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? आइसोलेटेड एटम की एनर्जी लेवल डिस्क्रीट और डेफिनेट होते हैं। डेफिनेट का क्या मतलब है? अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो n बराबर 1 में उसकी ऊर्जा -13.6 है, तो तू अभी मुझसे पढ़, दुबे सर से पढ़, पुरानी किताब से पढ़, सब में -13. वो डेफिनेट है और डिस्क्रीट है। बोलो हाँ है। ये किसकी बात कर रहे हैं? आइसोलेटेड एक सिंगल एटम। परंतु जब हम सॉलिड्स की बात करेंगे तो सॉलिड्स का निर्माण करते समय बहुत सारे एटम आसपास में आएंगे। इन एटम के बीच में इंटरेक्शन होगा। इस इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन बाजू वाले न्यूक्लियस से होगा। किन्हीं इलेक्ट्रॉन में चेंज पॉजिटिव आएगा, किसी में चेंज पॉजिटिव है, मतलब है किसी की ऊर्जा बढ़ जाएगी और किसी की ऊर्जा, मान लो इसकी पहले थी -2 एग्जैक्ट, अब इसमें से किसी की -1.9 और किसी की 2.1, तो अब डिस्क्रीट ना होगा, डेफिनेट ना होगा, वो क्या हो गया? फैल गया। और इस फैलने को ही क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड। अगला सेंटेंस सुनोगे तो मजा आ जाएगा। सर ये क्या किया आपने? इसका स्प्रेड कम किया और इनका स्प्रेड, इसके पीछे भी लॉजिक है, सुनिएगा। जो सबसे अंदर वाले होंगे ना, इनर मोस्ट, उस पर दूसरे लोगों का प्रभाव कम होगा। पूछो क्यों? क्योंकि उसका न्यूक्लियस से, खुद के न्यूक्लियस से बाउंड है। जैसे जैसे आप बाहर जाते जाओगे आउटर में, उसका न्यूक्लियस का प्रभाव कम है, परंतु दूसरे लोगों से तो उसका इंटरेक्शन दूसरे लोगों से ज्यादा होगा और इसलिए उसका एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा? ज्यादा स्प्लिट होगा। वापस अंदर वाले की स्प्लिटिंग कुछ कम क्यों? कारण क्योंकि उसका इंटरेक्शन आजू बाजू के पड़ोसियों से, उस पर अभी भी अधिकार ज्यादा किसका है? खुद के न्यूक्लियस का, जो कि पहले भी था। तो उसके एनर्जी में ज्यादा वेरिएशन नहीं आया। ज्यादा वेरिएशन किसके आए? आउटर मोस्ट सेल। बोलो हाँ है क्या? और इसे बोलते हैं एनर्जी लेवल। जब इसे क्या बोलते हैं? जो आउटर मोस्ट शेल होता है, इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। एक को बोलते हैं वैलेंस बैंड, और इससे जो थोड़ी सी ज्यादा ऊर्जा होती है उसे बोलते हैं कंडक्शन बैंड। आउटर मोस्ट जो शेल है वो कितने लेवल में टूट जाता है? 2 लेवल में, एक वैलेंस बैंड और एक, अब अगले 15 मिनट यही पढ़ेंगे कि वैलेंस बैंड क्या होता है और कंडक्शन बैंड क्या होता है। आप कुछ मत लिखिए, सब लिखा हुआ है, सिर्फ पन्ना खोलिए, पहला ELP का पहला पन्ना खोलिए। बहुत इसमें मैंने सिस्टमैटिक लिख दिया है ताकि आपको लिखाने में समय ना खर्च हो। आराम से सब पॉइंट्स पर पढ़िए, मजा आ जाएगा। बिल्कुल डॉट्स लगा के पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बहुत सिस्टमैटिक, सब नोट्स हैं इसमें। एक एक पॉइंट पढ़िए और सोचिए, फिर मैं पूछूंगा आपसे। 5 मिनट लीजिए। पहले 3 को फिर से वापस पढ़ो। हमको थोड़ा कम समझ आती ना फिजिक्स, भाई मेहनत तो अभी करनी पड़ेगी। आप ऐसे याद दिलाते तो अच्छा रहता है ना, और क्या? तो याद तो दिलाना पड़ेगा ना भाई, उनको 2 बार पढ़ना है। ओके सर, और फिर मुझे कंक्लूजन बताना। सिर्फ पहले 3 पॉइंट बिंदु पढ़ने हैं बस। दो बार पढ़ो ताकि बात बढ़िया समझ में आए, कि आप किसी को एक्सप्लेन कर पाओ। ये जो आइसोलेटेड एटम होता है उसमें एनर्जी लेवल डिस्क्रीट होते हैं, परंतु जब हम सॉलिड का निर्माण करते हैं तो क्या होता है? बहुत सारे एटम पास में आते हैं। उन एटम्स इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का इंटरेक्शन होता है। उसके कारण हर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अब डेफिनेट नहीं होती, वो बढ़ भी सकती है और वो कम भी हो सकती है। तो अब जो एनर्जी लेवल पहले एकदम डेफिनेट था, डिस्क्रीट था, अब वो डिस्क्रीट ना होकर स्प्रेड हो गया, कंटिन्यू में स्प्रेड हो गया। क्या मतलब स्प्रेड का? वापस सुन ध्यान से। पहले n बराबर 2 में जो रह रहा था उन सभी की ऊर्जा -2 थी,
बस अब n बराबर 2 में रहने वाली सभी की ऊर्जा -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसी -2.1 है, किसी -1.9 है, किसी -1.95 है, किसी 2.15 है वो n बराबर 2, और एक डेफिनेट नहीं है, पूरा क्या है बैंड है। और उसमें एक लाइन और लिखिए जो आपके ऊपर से चली गई, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन में स्प्रेड कम होता है, लिखा है उसने, क्योंकि उसका दूसरे लोगों से इंटरेक्शन होता है, जबकि बाहर वालों का इंटरेक्शन ज्यादा होता है, तो अंदर की स्प्रेडिंग कम होती है। और डायग्राम देखिएगा, डायग्राम बड़ा सुंदर बनाया गया है। n बराबर 1 की जो स्प्रेडिंग है वो देखिए कम है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हो स्प्रेडिंग बढ़ती जा रही है। और बढ़ने का कारण है बच्चों के जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका आजू बाजू पड़ोसियों से इंटरेक्शन ज्यादा है, तो उनकी एनर्जी में अंतर भी ज्यादा आएगा, इसलिए स्प्रेडिंग क्या है ज्यादा। बोली हाँ है क्या? और जो आउटर वाला होता है उसको कितने टुकड़े कर दिए जाते हैं? 2, वैलेंस बैंड और 15 मिनट यही समझाता हूँ कि वैलेंस क्या है और कंडक्शन क्या है। मेरे हिसाब से बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये सारे बिंदु सारे डायग्राम वहां लिखे हुए हैं, देख लीजिए आप, और आपके पास वीडियो में रहेगा तो आप घर पे देख भी सकते हैं। क्या मैं नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? इसमें कोई प्रश्न बनता नहीं है, और मुझे समझ में तो आए, मैं पूरे चैप्टर में एनर्जी बैंड बोलता रहूंगा, तो मुझे पता चले ये केमिस्ट्री वाला एटम स्ट्रक्चर में वो एक आइसोलेटेड एटम की बात करते हैं, तो वहां पे एनर्जी लेवल कैसे हैं? डिस्क्रीट एंड डेफिनेट। परंतु तिवारी जी जब सॉलिड का निर्माण करेंगे तो सॉलिड में एक एटम होगा या लाखों करोड़ होंगे, और जब वो एटम पास में आएंगे तो अब इस इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन खुद के न्यूक्लियस के साथ नहीं बाकी के लोगों के साथ भी होगा, जिसके कारण उसकी ऊर्जा बढ़ भी सकती है। और इट डिपेंड कि नेट कूलम्बिक फोर्स क्या बच रहा है, तो वो अब एनर्जी लेवल डिस्क्रीट और डेफिनेट ना होकर क्या हो जाते हैं? स्प्रेड हो जाते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं? बोलिए हाँ है क्या? आगे बढ़े, एक कंडक्शन बैंड और एक वैलेंस बैंड। अब इन दोनों को पढ़ते हैं क्या क्या होता है। नेक्स्ट कर दूं क्या? चलिए बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। ध्यान से देखते हैं फिर से। तो साहब ऊपर कौन होता है? ऊपर होता है कंडक्शन बैंड। इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन रहते होंगे? जरा खुद सोचिए, इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन रहते हैं? इसमें रहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और वैलेंस बैंड में कौन से रहते हैं? लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। ये तो आप केमिस्ट्री में जानते ही हैं, आप आईपी पढ़ते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ते हैं, आप इलेक्ट्रॉन को फ्री करते हैं, सबसे पहले फ्री कौन होता होगा? आउटर मोस्ट वाला, क्योंकि उसका न्यूक्लियस में अट्रैक्शन लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जैसे ही आप उसको ऊर्जा दोगे, ऊर्जा देते ही वो भैया ये वाला इलेक्ट्रॉन खट करते ही कहां पहुंच जाएगा? कंडक्शन बैंड। और कंडक्शन बैंड में जैसे ही आएगा वो क्या माना जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अंतर समझिए, बैलेंस बैंड किसका घर है? बैलेंस बैंड है आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स जो कि लूजली बाउंडेड हैं। और आपने तापमान बढ़ाया, तापमान बढ़ाने पर उन इलेक्ट्रॉन्स को इतनी ऊर्जा मिल गई कि वो क्या हो गए? जंप लगा के कहां पहुंच गए? कंडक्शन बैंड। अब वो क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रिसिटी को क्या कराएंगे? तो 2 घर हो गए, एक कंडक्शन बैंड और एक। और ये कूदने के लिए जो एनर्जी गैप होता है इसे बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप। इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां गुदाने के लिए? वैलेंस से कंडक्शन में। अब आपको फील आ जाएगी कि सर अब मैं समझाता हूं कि इंसुलेटर क्यों है। अब आप देखिएगा नेक्स्ट आइडिया से और आपको मजा आएगा कि इंसुलेटर क्यों है। 10वीं क्लास वाला बच्चा तो ये जानता है इंसुलेटर कौन? जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वो कौन होते हैं? इंसुलेटर। ऐसी गाड़ी चलती रहेगी। अब आपके पास एक बढ़िया एक्सप्लेनेशन, आप देखिए मजा आएगा। इंसुलेटर है तो स्वाभाविक के साथ इंसुलेटर है, तो ये वाला जो एनर्जी गैप है तुक्का मारिए, वो ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। कारण बताइए। मान लो आप इंसुलेटर की बात कर रहे हो, रबड़ की बात कर रहे हो, प्लास्टिक की बात कर रहे हो, तो उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, बट वैलेंस से कंडक्शन में पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा, जो कि रूम टेम्परेचर पे संभव, इसलिए उसका कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता ही। जब कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहेगा तो सर्किट में करंट ही फ्लो। तो आज आप बेहतर समझ सकते हैं इंसुलेटर क्यों इंसुलेटर हैं।
क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बीच में जो गैप है, जो खाई है, वो बहुत सीधा फंडा क्लियर करिए। वैलेंस बैंड में कौन रहता है? वैलेंस बैंड में वो इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो लूजली बाउंड होते हैं, और कंडक्शन बैंड में कौन रहता है? और यहाँ से इसको यहाँ कूदना है तो एक ऊर्जा देनी पड़ेगी। वो ऊर्जा कहाँ से आएगी? रूम टेम्परेचर में आएगी, 3/2 kT। परंतु अगर ये गैप बहुत ज्यादा है, तो रूम टेम्परेचर पर भी उसको इतनी ऊर्जा नहीं मिल पा रही कि वो कूद कर कहाँ जा सके। इसका मतलब इंसुलेटर का रूम टेम्परेचर का कंडक्शन बैंड फुल्ली एम्प्टी, और अगर पूरा खाली है तो करंट कंडक्ट करेगी ही। अब जरा सोच के बताइएगा, कंडक्टर के लिए क्या होता होगा? कंडक्टर के लिए क्या होता होगा? जरा सोचिएगा क्या होता होगा कंडक्टर। आनंद आ जाएगा। इनका ओवरलैप ही होता है। अरे सर ये क्या, ओवरलैप का क्या मतलब है? ओवरलैप का क्या मतलब है? जरा देखिए, ओवरलैप का मतलब है बच्चों, इसका मतलब रूम टेम्परेचर पर इतनी पर्याप्त ऊर्जा है, इतनी पर्याप्त ऊर्जा है कि वो अपने आप कंडक्शन बैंड में चला जाता है इजीली। दैट्स व्हाई ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स, क्योंकि उनके जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड इतने हैं कि वो आराम से किसमें गिने जाते हैं? कंडक्शन बैंड। वो फ्री हो गए, तो सामान्य तापमान पर ही वो फ्री है, और फ्री होकर कहाँ पहुंच जाएंगे? इसका मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा ऊर्जा देने की जरूरत। और जरा सोचिए सेमीकंडक्टर में क्या होगा? सेमीकंडक्टर में क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है, सेमीकंडक्टर में ये गैप कंडक्टर से तो ज्यादा, बट इंसुलेटर से कम। इसका जो गैप होता है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बताइए क्या कुछ हवा लग रही है? अब आपके पास एक दूसरा एक्सप्लेनेशन आ गया, किसके बिहाफ पर? ऑन द बिहाफ ऑफ एनर्जी बैंड। अब आप बोल सकते हो हाँ भाई इंसुलेटर क्यों इंसुलेटर है? तो आपके पास अच्छा है, देख भाई इंसुलेटर इसलिए है क्योंकि वो करंट को फ्लो नहीं करा रहा। अच्छा, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये तो 8वीं क्लास की विज्ञान की किताब में लिखा हुआ है। अब तीसरा एक्सप्लेनेशन क्या है? वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन तो है, इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही ना भाई, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन तो है, पर उन इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए कंडक्शन बैंड में जाना पड़ेगा, और कंडक्शन बैंड में जाने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी जो कि सामान्य तापमान पे संभव, इसलिए उनके कंडक्शन बैंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सर्किट को करंट कंडक्ट आया ना। आप देख लीजिए, पढ़ना पड़ जी, ये तीनों चित्र बने हुए हैं, आराम से देखिए, उनको कहीं बनाने की जरूरत नहीं है। तीनों चित्र बने हुए, तीनों को अच्छे से पढ़िए। उसके नीचे मैंने वो टेम्परेचर अल्फा वो भी लिख दिया ताकि आपको एक बार रिवाइज भी हो जाए। आराम से देखें, तीनों चित्र समझ में आने चाहिए। जो एनर्जी गैप है बताइए सबसे ज्यादा किसमें होगा? इंसुलेटर। डायमंड में लगभग होता है 6 के आसपास। डायमंड कंडक्टर है इंसुलेटर है? इंसुलेटर है, बहुत बढ़िया। डायमंड इंसुलेटर है, लिख लीजिएगा। ये जो एनर्जी गैप होता है लगभग 6 होता है। कार्बन में पूछा जाता है, कार्बन बोले तो कार्बन मेटल, हाथ खड़ा करके खड़ा हो जाए कार्बन मेटल। इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा का गैप है, इसका ऊर्जा 3 से ज्यादा होता है, इसका ऊर्जा 3 से कम होता है। हाँ ये स्टैंडर्ड है, 3 से ज्यादा होगा तो किस माना जाता है? इंसुलेटर। 3 से कम होता है तो क्या माना जाता है? फोटो इलेक्ट्रॉन तो इसमें रहते नहीं है, वो तो मेटल छोड़ के चले जाते हैं ना। कंडक्शन से निकलेंगे, जो लूजली है तो और क्या, वही तो निकलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो निकलेगा। बोलिए बात क्लियर है क्या? आगे बढ़े, चलिए कंडक्शन। अब ये तीनों डायग्राम देख लीजिए बढ़िया, तीनों के अल्फा देख लीजिए, तीनों की सारी बातें पढ़ लीजिए। कार्बन और सिलिकॉन जर्मेनियम के याद होने चाहिए, वहां लिखा हुआ है, याद करें। सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन का एनर्जी गैप 1.1 और जर्मेनियम का 0.7। ये स्टैंडर्ड है, याद होने चाहिए, धीरे धीरे याद भी हो जाएंगे। तीनों फोटो देख लीजिए, तीनों मैंने एनसीईआरटी से ली है जानबूझकर।
बिल्कुल, ताकि एनसीईआरटी से ही वर्ड टू वर्ड पढ़ सके। तीनों फोटो क्लियर होनी चाहिए, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। एनर्जी बैंड की फील आ गई कि एनर्जी बैंड क्या होता है? वापस सुन लीजिए, सिंगल आइसोलेटेड एटम में तो एनर्जी लेवल डेफिनेट और डिस्क्रीट होता है, और सॉलिड बनाते समय जब बहुत सारे एटम पास पास में आते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन होता है दूसरे इलेक्ट्रॉन से, दूसरे न्यूक्लियस से। वो इंटरेक्शन के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ भी सकती है और कुछ की कम भी हो सकती है। जो एनर्जी लेवल पहले डेफिनेट और डिस्क्रीट था, अब वो क्या हो गया? स्प्रेड हो गया। बोलो हाँ है क्या? इंसुलेटर का गैप ज्यादा होगा या कम होगा? मारिए तुक्का। इंसुलेटर का ज्यादा होगा। सरल शब्द में बोलो, अगर ज्यादा है तभी तो इलेक्ट्रॉन की औकात नहीं हो रही, वो कहां चला जाए? कंडक्शन में किसका घर है? इलेक्ट्रॉन का। और बैलेंस बैंड में किसका घर है? जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट उसी को वैलेंस शेल बोलते हैं। बोलो हाँ है। चलो अब देखिए, अब वो मैंने तीनों बैंड की परिभाषा लिखी हुई है, वो भी पढ़ लीजिए। पेज नंबर 1 पर आइए, पेज नंबर 1 पर आइए। वैलेंस एनर्जी बैंड, कंडक्शन एनर्जी बैंड, सबकी परिभाषा पढ़ लीजिए, दिमाग में सेट हो जाएगा। बिल्कुल नोट्स के रूप में ही ईएलपी बनाई है, ताकि अलग से नोट्स नहीं बनाने पड़े। ईएलपी 5-5, 6-6 बार रिवाइज हो जाए। पूरी ईएलपी पढ़ने के बाद आप देखना 2 घंटे में पूरी ईएलपी रिवाइज हो जाएगी। जब आप पूरे 10-11 लेक्चर पढ़ लोगे तो ऐसे खटाखट एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा। इंसुलेटर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या वो एनर्जी ना, इंसुलेटर में टेम्परेचर बढ़ाने पर इंसुलेटर का तो अल्फा क्या होता है? नेगेटिव होता है, कम नहीं होता। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगी? ज्यादा ऊर्जा दोगे, ज्यादा ऊर्जा दोगे तो वो क्या हो जाएगा? कंडक्शन में जंप करेगा, कंडक्शन में जंप करेगा तो करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा। और इंसुलेटर के लिए ऐसा कोई डिफाइंड अल्फा करते नहीं है, जबरदस्ती लिख रखा है कि अल्फा उसका क्या होता है? नेगेटिव। बोल यहाँ है क्या? बढ़े आगे। तो साहब ये बात क्लियर हुई अल्फा की। अब तुरंत देखिए एक चौथा प्रश्न है एनसीईआरटी का, जो कि पेपर में भी आया हुआ है। चौथा प्रश्न ये वही बच्चा कर सकता है जिसको याद होंगे कार्बन के, सिलिकॉन के और जर्मेनियम के। तो वहां लिख लो, कार्बन के तो होता है लगभग 6, सिलिकॉन का बोर्ड पे लिखा हुआ है 1.1, जर्मेनियम का 0.7। अब बताओ सबसे ज्यादा किसका? एक कर लीजिए उस हिसाब से। प्रश्न संख्या 4। हाँ, ये इसका क्या मतलब है? देखो, एक बात उसमें लिखी हुई आपने देखा हो, ये तो है आपका कंडक्शन बैंड, ये है वैलेंस बैंड, ये है फॉरवर्ड एनर्जी गैप। अब इसकी अगर आप सही तरीके से देखें तो इसको क्या लिखा जाता है? ये वैलेंस बैंड का मिनिमम लेवल है, ये वैलेंस बैंड का मैक्सिमम लेवल है, ये कंडक्शन बैंड का मिनिमम है, ये कंडक्शन बैंड का मैक्सिमम है। अब बताओ फॉरवर्ड एनर्जी गैप क्या होगा? हमारा डायग्राम में देख, किसके बीच का अंतर है? सीवी मैक्स और सीवी मिन। देख ध्यान से, ये एनर्जी गैप पता क्या क्या होगा? इन दो लाइन का अंतर, सीवी मिन माइनस वीवी मैक्स। देख वही लिखा हुआ आ रहा है समझ? वापस बताऊं एक बार? ठीक है, चलिए डन है क्या? तो साहब अभी तक का रिवाइज कर लेते हैं। 2 ग्राफ हैं, उनको भी सीखिए। वैसे तो सेमीकंडक्टर में और कंडक्टिविटी में आते हैं, और सेमीकंडक्टर तो हम पढ़ ही रहे हैं, एनसीईआरटी में कंडक्टिविटी में दे रखा है। आइए फिर से सुनाता हूँ, वापस बोलता हूँ। सेमीकंडक्टर का अल्फा नेगेटिव मेरे हिसाब से पिछले 1 घंटे में 10 बार बोल दिया है, याद हो जाना चाहिए। अल्फा क्या मतलब है भाई अल्फा नेगेटिव का? कितने कॉमन प्रश्न है, इससे तो कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब 2022 में आया है, ये ऑलरेडी हर किताब में, हर नोट्स में, हर जगह है कि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टिविटी कम होती है, कंडक्टिविटी बढ़ती है। इसका मतलब जब इसका रो और टेम्परेचर में ग्राफ खींचा गया तो इस तरह से आता है। देखिए
क्या मतलब इसका देखिए, खुद पढ़िए। टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, रेजिस्टिविटी कम होती जा रही है, रेजिस्टिविटी कम हो रही है, रेजिस्टेंस कम हो रहा है और कंडक्टिविटी बढ़ रही है। जबकि कॉपर के लिए फॉर अ वेरी स्मॉल रेंज, अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर में जरा सोचिए क्या बनेगा ग्राफ, जरा सोचिए देखिए कॉपर के लिए। सब प्रैक्टिकल ग्राफ है। कॉपर, पहले बताइए कॉपर कौन है? कॉपर है मेटल, मेटल बोले तो कंडक्टर, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी इस तरह से बढ़ती है। वेरी स्मॉल रेंज के लिए वो लगभग कैसा रहता है? स्ट्रेट लाइन। लगभग कैसा रहता है ग्राफ? स्ट्रेट लाइन। तो ये ट्रिपल ये प्रश्न आया हुआ है, तो मैंने सवाल नंबर 5 डाला है, देखिए आप। कुछ भी नहीं है, वो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगा। तो वाई इंटरसेप्ट क्या है, स्लोप क्या है, ओरिजिन क्या है, इस सब बात में आएगा। अब देखिए सवाल नंबर 5 अब आपसे हो जाएगा। सिलिकॉन के लिए तो एक्सपोनेंशियली कम होता है, जबकि कॉपर के लिए लीनियरली वो क्या होता है? बढ़ता है फॉर अ वेरी स्मॉल रेंज। कौन सा आंसर आएगा बताइए? दोनों ग्राफ हम पास में बना लीजिए तो मजा आ जाएगा। दोनों बना दीजिए। अनडोप्ड अभी आ जाएगा। प्योर सेमीकंडक्टर को अनडोप्ड कहते हैं। बढ़े क्या आगे? एक मिनट का ब्रेक ले लो। ये पूरा पेज पढ़ लिया, देखो आप, पहला पेज पूरा हो गया, दूसरा पेज पूरा हो गया, 5 सवाल हो गए, सारे थ्योरी पॉइंट्स इसमें लिखे गए हैं। वीडियो अपने घर पे मोबाइल पे फिर से चलेगा, इससे ज्यादा सुविधा नहीं दे सकते। फिर अब पढ़ना बाकी है, बस पढ़ लेंगे तो तैयार भी हो जाएगा। नहीं, मोबाइल की तो वैसे आवश्यकता नहीं, मोबाइल तो अभी सुविधा है, उससे पहले ही तो बच्चे नोट्स पढ़ ही रहे हैं सारे का सारा। चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट करूं क्या भाई? दोनों ग्राफ नहीं बना लीजिए। स्मॉल रेंज के लिए वो स्ट्रेट लाइन है, ये एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है। चलो अब पेज नंबर 1 पूरा हो गया। जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बात लगी, आपको भी समझ में आ गई होगी, वो हाईलाइट कर लीजिए। सेमीकंडक्टर का अल्फा नेगेटिव, देखो बीच में सेमीकंडक्टर बना हुआ है, उसका अल्फा नेगेटिव। इंसुलेटर का भी अल्फा नेगेटिव। नीट 2020 में, नीट 2022 पहला प्रश्न, टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल्स का तो रेजिस्टेंस बढ़ता है और सेमीकंडक्टर का कम होता है, क्योंकि उसका अल्फा नेगेटिव। सही बात है? चलिए यहाँ पर कोई डाउट? बढ़े आगे। चलिए अब आते हैं साहब, सेमीकंडक्टर 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, आराम से देखिए, पेन पेन छोड़िए, बिल्कुल आज इंट्रोडक्शन है, चैप्टर एक बार इंट्रोडक्शन में समझ में आ जाएगा तो आप आगे अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं सब सिलिकॉन की। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन का भी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। बताइए बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये सिलिकॉन अपने 4 बाजू वाले सिलिकॉन से क्या बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए खुद के 4 तो हैं इसके, ये देखिए ये कौन से 4 बनाए? ये खुद के 4। सही है। अब ये करेगा शेयरिंग, कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग। बताइए क्या होगा? ये 4 पड़ोसी सिलिकॉन के और इसके भी 4, ये शेयर कर लिए, तो बताओ इसका खुद का ऑक्टेट पूरा हो गया। ऐसे ही ये सिलिकॉन अपने बाजू वाले सिलिकॉन से क्या करेगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से पूरे लैटिस में काम चलेगा। बताइए क्या ये बात क्लियर है? क्या सभी का ऑक्टेट पूरा हो रहा है क्या? अब ध्यान से सुनिएगा, यही सवाल बनेंगे। पूरा डायग्राम आपको आइडिया लग गया, वो इसलिए पूरा नहीं बना रहा। और किसी भी सिलिकॉन के आप देखेंगे तो उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। 4 इसके खुद के और 4 इसने शेयरिंग कर लिया, ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है। अब मजे की बात है, वो ध्यान से सुनिए, वही प्रश्न है।
अगर हम बात करें 0 केल्विन पर, तो जरा सोचिए 0 केल्विन का मतलब है T कितना हो गया 0। आप कह रहे थे सर इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन में कैसे चला जाता है, रूम टेम्परेचर पर। क्यों सर रूम टेम्परेचर पे क्यों जाता है? इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल एनर्जी होती है 3/2 kT। जरा सोच, अगर टेम्परेचर ही 0 है, इसका मतलब थर्मल एनर्जी 0 हो गई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मोशन सीज हो गया, वो चल ही नहीं पाएंगे। अगर वो चल ही नहीं पाएंगे तो बताओ वो कंडक्शन बैंड में जाएंगे क्या? और सोच, अगर कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे तो T बराबर 0 केल्विन। मजा आ जाएगा, ध्यान से सुनना। ये कौन है ऊपर? ऊपर कौन है? कंडक्शन बैंड। नीचे कौन है? वैलेंस बैंड। बीच में क्या है? फॉर्बिडन एनर्जी गैप। अगर सिलिकॉन की बात कर रहे हैं तो ये फॉर्बिडन एनर्जी गैप है 1.1। बात की गंभीरता को समझिए। अगर इसको कंडक्ट करना है तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ होना पड़ेगा? कंडक्शन बैंड में होना पड़ेगा। कंडक्शन बैंड में जाएगा कैसे? अपनी थर्मल एनर्जी के कारण जाएगा। बोले तो 3/2 kT। पर आप बात कर रहे हो 0 केल्विन पर। 0 केल्विन पर तो सारा मोशन ही सीज कर दिया, उसके पास किसी तरह की ऊर्जा नहीं है। कोशिश करके बताइए 0 केल्विन पर क्या कंडक्शन बैंड एम्प्टी होगा क्या? महसूस का कंडक्शन बैंड। अगर कंडक्शन बैंड एम्प्टी है मतलब ये करंट को कंडक्ट ही। अगला सेंटेंस बड़ा जबरदस्त है, मजा आ जाएगा। एट 0 केल्विन ऑल सेमीकंडक्टर बिहेव एज अ। एक बात को समझ, 2 बार और। क्यों इंसुलेटर हैं? कोशिश करो बोलने की। क्योंकि देखिए सर अगर कंडक्ट करना है तो इलेक्ट्रॉन को फ्री होना पड़ेगा। फ्री होना पड़ेगा मतलब कंडक्शन बैंड में आना पड़ेगा। कंडक्शन बैंड में आएगा कहां से? वैलेंस बैंड से। कूदना पड़ेगा। आशीष सर कूदने के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा तो है ही नहीं क्योंकि तापमान तो 0 है, 0 केल्विन है, सारा मोशन सीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कूद ही नहीं पाएगा। कंडक्शन बैंड एम्प्टी। तो सवाल है ये भी एम्प्टी का। एट 0 केल्विन all semiconductor behave like a। बोलिए हाँ है क्या? सारे सेमीकंडक्टर क्या बन जाते हैं? इंसुलेटर। अब मजा आएगा। पहले तो आप इस बात को लिख लीजिए। डायग्राम मत बनाइए, डायग्राम तो बना हुआ है, केवल ये वाला कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा। एट 0 केल्विन जो थर्मल एनर्जी होती है 3/2 kT। बोले तो 1.5 kT। एनसीईआरटी उसको लगभग kT मानती है, 1.5 को लगभग 1 मानकर लिखा हुआ है, पर सही वास्तविक फॉर्मूला 3/2 kT होता है। बोनस प्रश्न है ये 3-4, इनको अच्छे से तैयार करिए। फिर इसका रिवीजन भी लगाऊंगा और इसको अच्छे से तैयार करेंगे। रे ऑप्टिक्स का रिवीजन आपने अटेंड किया हो? हमने पूरे 3 लेक्चर में सारे PYQ कर दिए। लगभग 50 प्रश्न हमने जितने आज तक आए सब कर दिए और उसमें वो रिकॉर्डेड पढ़े। आपकी इच्छा हो जब देखिए। और 3 हिस्से में सिस्टमेटिक पूरा एक्सरसाइज नंबर 3 निपटा दी। तो आप सोचिए 1.5 घंटे 3 बार, उसमें तो हमें समझाना भी पड़ रहा है, लिखना भी पड़ रहा है। आप अगर लेके बैठोगे तो आप सोचिए वो 3 लेक्चर का आप 2 लेक्चर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लिखना नहीं है, आपको समझाना नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है? सॉल्व करना है खटाखट। तो ये संकेत है कि अगर मैं दिन में एक दिन में 5-5 चैप्टर बच्चा रिवाइज कर सकता है। सोचिए आप पूरा दिन बोले तो मार्च अप्रैल में हमें 14 से 15 घंटे मिलते हैं पढ़ने के लिए। तो 13, 14, 15 घंटे अगर मिल रहे हैं, 3-3 घंटे में अगर एक चैप्टर रिवाइज करते हैं तो आराम से पर डे 3 से 4 चैप्टर तो बहुत बढ़िया तरीके से फॉर्मूले याद करके रिवाइज किए जा सकते हैं और हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? बताइए 0 केल्विन पर क्या हो रहा है? 0 केल्विन पर कोई थर्मल ऊर्जा ही नहीं है, तो भैया कूदेगा कैसे? अगर कूदेगा ही नहीं तो कंडक्शन बैंड खाली रहेगा, कंडक्शन बैंड खाली रहेगा तो करंट फ्लो ही। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया,
सोचिए क्या होगा, खुद तुक्के मारिए। टेम्परेचर बढ़ाया, क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर आपने एनर्जी दी, एनर्जी देने से जो सिलिकॉन के लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन थे, शब्द बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, लूजली बाउंडेड, कौन सा वाला टूटेगा? सोच, वैलेंस वाला, क्योंकि वही सबसे लूजली बाउंड है। ऊर्जा देने पर वो बॉन्ड टूटेगा और सोचना मजा आएगा। अगर बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड ये टूट गया, एक बॉन्ड ये टूट गया, एक ये टूट गया, एक ये टूट गया, तो पता है ये 4 फ्री इलेक्ट्रॉन हुए, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन भैया कहाँ चले गए होंगे? यहाँ से कूदकर, सोच के बताओ कहाँ चले गए होंगे? कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में जाते ही सर्किट में करंट फ्लो होना चालू हो जाए, हाँ या ना? अब एक खास बात इसमें और है, ये तो था आपके इलेक्ट्रॉन की बात। अब अगर मैंने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दी, मान लो आपने क्या लगा दी? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, बैटरी लगा दी, बैटरी लगाने से एक हिस्सा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और एक हिस्सा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब सुनिएगा खास बात, इसमें दमदार बात जो अब नहीं आ रही है। टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो सिलिकॉन के बीच में बॉन्ड टूटे, बॉन्ड टूट के बताओ कहाँ गए? कंडक्शन में। पर पीछे जो जगह छोड़ गए ना, वो जगह ही समझना खास बात है। इन जगह को क्या बोलते हैं? होल्स। क्या बोलते हैं? अब प्रश्न पैदा होता है, होल क्या है? होल क्या है? तो सबसे सरल परिभाषा, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैकेंसी ऑफ, इन्हें हम क्या बोलते हैं? होल्स। अब मजे की बात है, होल भी चार्ज को कैरियर कहलाते हैं। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर हैं, उस तरह होल भी कंडक्ट कराते हैं। अब आप कहोगे सर होल कैसे कंडक्ट कराते हैं? ये बात आपको समझनी पड़ेगी, और सुनिएगा ध्यान से 2 से 3 बात। साहब ये होल खाली हो गए, जगह आ गई। अब इस जगह को भरने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां कूदेगा। ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं गया, कंडक्शन बैंड में तो जा चुके, कौन से वाले? यहाँ से जो फ्री हुए वो कंडक्शन में चले गए। अब हम बात किसी कर रहे हैं? वैलेंस वाले लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन में, परंतु वो इस होल में तो शिफ्ट हो सकते हैं। जरा सोचिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये वाली जगह खत्म, क्यों? वो तो खाली जगह थी। अब जैसी वो खाली जगह खत्म हुई, यहाँ क्या बन गया? एक नया होल बन गया। इस इलेक्ट्रॉन इस खाली जगह को भरने के लिए फिर क्या होगा? कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शिफ्ट करेगा। इस खाली जगह को भरने के लिए कोई पास वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शिफ्ट करेगा। तो पता है क्या हो रहा है? ध्यान से सुनिए, पर्दे के पीछे होल को भरने के लिए इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट होना पड़ना है, और अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेंगे तो सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कितने लोग करंट फ्लो में जिम्मेदार हैं? जरा सोचो। एक कौन सा इलेक्ट्रॉन? जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो कहां पहुंच गया? कंडक्शन में। उसकी बात खत्म हो गई। दूसरा प्रश्न, होल कहां प्रेजेंट होते हैं? वैलेंस में या कंडक्शन में? बहुत बढ़िया। यहाँ जो होल प्रेजेंट है, इनको भरने के लिए कौन मूव कर रहा है? वैलेंस बैंड के ही इलेक्ट्रॉन इधर से उधर क्या कर रहे हैं? ट्रांजिट कर रहे हैं। और वो होल आपको क्या दिख रहा है? होल पहले वहां था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ चला गया। आपको होल भागता हुआ दिख रहा है, पर पर्दे के पीछे कौन है? लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन ही तो क्या हो रहे हैं? इधर से उधर जा रहे हैं। इसको दूसरे तरीके समझा तो आपको मजा आएगा कि सर होल का मूवमेंट कैसे हो रहा है। आप देखिएगा, एक व्यक्ति ऑडिटोरियम में एंटर करता है, ऑडिटोरियम में उसने एंटर किया, एक बड़ा हॉल है, सब लोग बैठे हुए हैं, और लास्ट में सीट खाली है, लास्ट में सीट खाली है। पहला ऑप्शन, मैं वहां जाके बैठ जाऊं, सीट खाली है, मैं वहां जाके बैठ जाऊंगा, बात हो जाएगी। क्या ये भी संभव है सीट मेरे पास आ जाए? यह सब संभव है। इमेजिन तो कर। अरे सर क्या बात कर, सीट कैसे आ जाएगी सर? इमेजिन कर, वहां से एक एक बच्चा क्या करे? सेकंड लास्ट वाला, अरे सर मैं उधर चला जाता हूँ, सीट आगे आ जाएगी। फिर पीछे वाला बच्चा और वहां शिफ्ट होगा, खाली जगह आगे आ जाएगी। जरा सोच, फिर ये वाला बच्चा जाएगा। तो अगर मैं सिर्फ सीट पे फोकस करूं तो पता मुझे क्या लगेगा? सीट कहाँ आ रही है? खाली आगे। पर आपको पता, अरे सर सीट खाली के लिए वास्तव में किसको शिफ्ट होना पड़ रहा है? बच्चों को शिफ्ट होना पड़ रहा है। और मेरा फोकस रहेगा तो मैं तो सिर्फ क्या बोलूंगा? अरे
सीट मेरे लिए आगे आ रही है, मैंने उनको मॉडर्न ईमानदारी से पढ़ाया, इसलिए बच्चे रेस्पेक्ट दे रहे हैं और सीट अपने आप आगे से आगे मेरे पास ही आ रही है। तो बात उसी बात को यहाँ समझिए। आपको लग रहा है बाहर से देखने पर, अरे यार होल यहाँ खाली था, फिर वहां चला गया, फिर वहां चला गया, फिर वहां चला गया, फिर यहाँ चला गया। अरे होल का मूवमेंट वास्तव में क्या है? इलेक्ट्रॉन उनको भरने के लिए इधर से उधर क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से तो पक्का करंट फ्लो करेगी। तो कहा जाता है सेमीकंडक्टर में कितने तरह के चार्ज कैरियर होते हैं? दो, एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि कहाँ है? कंडक्शन बैंड में, और एक होल जो कि कहाँ है? एक सरल सवाल, होल्स का घर कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन का घर। फ्री इलेक्ट्रॉन वाले तो करंट को कंडक्ट कर ही रहे हैं जैसा हमेशा करते हैं, और यहाँ एक नई चीज क्या आ रही है? होल्स। और उन होल्स को भरने के लिए सिलिकॉन के जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो उसको फिलअप कर रहे हैं। फिलअप करने से आपको पिक्चर में होल खाली जगह टक 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 ऐसे खाली जगह मूव करते दिखाई दे रही है। आपको लग रहा है होल्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, पर होल्स मूव नहीं कर रहे हैं। यार वो खाली सीट वाला एग्जांपल क्या जबरदस्त है, सीट अपने आप थोड़ी ना आगे आ रही है। और ऐसा सोचने दो सर, सोचने दो। आप कह रहे हो सीट आगे आ रही है, हाँ सर आ सकती है। अगर बच्चा सेकंड लास्ट वाला पीछे चला जाए तो खाली सीट आगे आ गई, फिर थर्ड लास्ट वाला उठ के चुपचाप पीछे चला जाए तो सीट आगे आ गई। अगर मैं केवल सीट को फोकस करूं कैमरे से तो पता है क्या लग रहा होगा? सीट एक करके कहां दी जा रही है? व्हाट इज सीट? वैकेंसी ऑफ बच्चा। वहां पे अगर कोई बच्चा नहीं बैठा हुआ तो वही तो खाली सीट है, याद करिए। व्हाट इज होल? वैकेंसी ऑफ। बोलिए हाँ है क्या? तो कितने चार्ज कैरियर? फ्री इलेक्ट्रॉन। और अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ आपको फील आएगा, मैं आपको बोल रहा था क्यों टेम्परेचर बढ़ाने पर यहाँ पर रेजिस्टेंस कम होता है। आप खुद सोचिएगा, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो आपने टेम्परेचर बढ़ाया, सोच टेम्परेचर बढ़ाने से जो थर्मल एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ेगी। सिलिकॉन के जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा टूटेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऊपर पहुंच जाएंगे, यहाँ ज्यादा जगह खाली हो जाएगी, और ज्यादा जगह खाली हो जाएगी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को मिलना, तो ज्यादा ट्रांजिशन होगा या कम? तो ज्यादा अगर ट्रांजिशन होगा तो करंट बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब आपको ये वाली बात समझ में आएगी जो मैंने आपको कहा था कि मैं कुछ समय बाद बताऊंगा। ड्रिफ्ट तो यहाँ भी कम होता है, ड्रिफ्ट तो यहाँ भी कम होता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन को थोड़ी ना पता है कि भाई वो कंडक्टर का है या इंसुलेटर का। बट जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर हैं वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं। आप बता क्यों बढ़ रहे हैं? समझ में आया? कोशिश करना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सिलिकॉन के बीच के जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जिन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बना रखा था वो ब्रेक होंगे तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। वो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने कंडक्शन करने लगेंगे और पीछे खाली जगह छोड़ जाएंगे, वो होल्स है। और होल्स भी चार्ज को कैरी करते हैं। क्यों कैरी करते हैं? क्योंकि उनके लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट होना। तो वीडी कम हो रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, तो ओवरऑल करंट बढ़ रहा है, तो रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो अल्फा। आज यही पंच, आज मंगलवार के दिन 7:55 पर यही पंच है कि सेमीकंडक्टर का जो अल्फा होता है वो नेगेटिव होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट बढ़ता है। बोलिए हाँ है क्या? अगला पॉइंट सुनेंगे तो आपको और मजा आएगा, ध्यान से सुनिएगा और समझ में आए तो बताइएगा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में Ne बराबर NH होता है। ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ। क्यों? जरा खुद सोचना, क्या मैं सोच पाऊंगा? नहीं तो फिजिक्स का प्रश्न है तो क्या मैं सोच पाऊंगा? अरे तूने हाथ मान रखी है तो सोचना। 10 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, 10 इलेक्ट्रॉन पीछे तो 10 वोल्ट बने ना भाई। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में Ne बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ, और इसको हम लोगों ने बोल देते हैं Ni। What is Ni? Intrinsic semiconductor। इसमें NeNH बराबर होता है, इसको क्या बोल दिया? What is Ni? Number of charge carriers, charge concentration in intrinsic semiconductor। बोलिए, क्लियर है बातें? आप पढ़िए वो सारे पॉइंट, आपको मजा आएगा। इंट्रिंसिक का मतलब प्योर, इसे बोलते हैं प्योर। अभी इसमें कोई अशुद्धि नहीं डालेंगे। चलिए अब वो सारे पॉइंट्स पढ़िए, लिखने की आवश्यकता नहीं है, सब लिखा हुआ है। एक इसमें तीसरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, डरावना वो काम का नहीं है, बस मैंने लिख दिया है, जिससे पता चलता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे जो चार्ज कैरियर है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं।
जो मैंने वहां लिखा था ना एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं, वो इस सूत्र से बढ़ते हैं। उसको याद करने की जरूरत नहीं है, वहां लिख लीजिएगा, रटना नहीं है। जो तीसरे बिंदु पे लिखा हुआ है दूसरे पे, वहां लिख लीजिए, रटना नहीं है। अब ऊपर दो चित्र बने हुए हैं, उन दो चित्रों का स्वागत तो करो, वो अपने आप नीट का सवाल है। पहला चित्र किस पे बना हुआ है? t बराबर 0 पे। जरा देख, t बराबर 0 पे आनंद आ जाएगा, कंडक्शन बैंड पूरा खाली है। ये देख, t बराबर 0 पे कंडक्शन बैंड पूरा खाली है। पूछ लेते हैं, हाँ क्यों खाली है बता? क्योंकि खाली है, क्योंकि वहां कोई नहीं है, क्योंकि वो एम्प्टी है। हो गया सर, पढ़ो, दिमाग लगाओ। अरे सर मैं एफर्ट ही नहीं मारता। अरे भाई एफर्ट मारने पड़ेंगे, देख समझ। 0 केल्विन पर जो थर्मल एनर्जी है वो 0 है, और थर्मल एनर्जी 0 है तो कूदेगा कैसे? कूदने के लिए, लॉन्ग जंप के लिए उतनी ऊर्जा तो लानी पड़ेगी। थर्मल एनर्जी नहीं है तो कंडक्शन पूरा खाली है। देख, इसलिए कहा जाता है एट 0 केल्विन ऑल सेमीकंडक्टर बिहेव ऐसा। वहीं लिख लो गोला मार के, एट 0 केल्विन। इसी को और भर दो, ELP को, इसको और भर दो, बेहतरीन। वही लिख दो पहले चित्र के पास, एट t बराबर 0 ऑल सेमीकंडक्टर बिहेव ऐसा इंसुलेटर, वही लिख दो। कौन बताएगा? अब नजर बताएंगे, हाँ भाई क्यों इंसुलेटर है सेमी 0 केल्विन पर? वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, क्योंकि वहां जाने के लिए उसको, और t बराबर 0 पे तो सारे इलेक्ट्रॉन का मोशन ही रुका हुआ पड़ा है, फ्रीज हो चुका है। बहुत बढ़िया। और तापमान बढ़ाएंगे तो बताइए क्या होगा? एक्सपोनेंशियली चार्ज कैरियर पैदा होंगे, एक्सपोनेंशियली। तो एक फॉर्मूला डरावना है पर उसका कोई मतलब, वो सिर्फ ये बात बताता है कि कैसे पैदा होते हैं, एक्सपोनेंशियली। आप पढ़िए सारे। अच्छा दूसरा चित्र देखिए, दूसरा और इसमें मेहनत कर रही है, जरा देखिए उसने क्या मस्त बनाया है। भाई ने नीचे 4 खाली जगह बनाई है, तो ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन भेजे हैं। ओह भाई साहब, चित्र की सुंदरता देखिए, नीचे 4 होल है तो ऊपर 4, और ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर 4 इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचे हैं बच्चों, तो पीछे वहां 4 खाली जगह बच जाएंगी, जिन्हें क्या बोला जाएगा? इसलिए कहा Ni बराबर, तुम नहीं जान पा रहे कि Ni बराबर NH क्यों है? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो वैलेंस में 4 जगह खाली हो जाएगी ना, इसलिए चित्र में गिन लो पेंसिल रखकर, ऊपर 4 है और तो नीचे 4 ही खाली है, तो Ni बराबर लिख लो, वहां Ni बराबर NH सब नीचे लिखा हुआ, फिर लिख लो, याद हो जाएगा। Ni बराबर NH किसमें? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर गोल्ड। पहला पॉइंट इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल। पहला पॉइंट ओके। दूसरा काम का नहीं है, दूसरा सिर्फ ये बता रहा है कि टेंपरेचर बढ़ाने पर जो चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन है वो एक्सपोनेंशियली, वो मैंने आपको बता ही दिया, फील करके कि टेंपरेचर बढ़ाओगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन, थर्मल एनर्जी ज्यादा पाकर हो क्या होंगे? टूटेंगे तो कहां भागेंगे? कंडक्शन बैंड में, पीछे जगह खाली छूटेगी वो। फिर मैंने आपको मीनवाइल ये भी समझाने का प्रयास किया कि होल करंट को कैसे फ्लो कराते हैं। होल तो होता ही नहीं है, क्या है होल? वहां तो इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, तो होल नामक कोई चीज नहीं है। तो फिर होल चार्ज को कैरी कैसे करते हैं? तो वो जरा सोचिए, होल कैसे करंट को फ्लो कराते हैं। अब आपको बात वाले फिर से सुनिएगा, वो सीट वाला एग्जांपल। होल आ गए, 5000 होल्स खाली हैं, उन 5000 होल्स को भरने के लिए ये 5000 इलेक्ट्रॉन कौन से वो बताओ? वो वैलेंस बैंड वाले ही हैं, वैलेंस वाले नीचे वाले ही हैं, वही इधर से उधर क्या कर रहे हैं? जंप कर रहे हैं, और उनके ड्रिफ्ट करने से, उनके कूदने से करंट फ्लो करेगा। होल हाँ है क्या? चलिए अब बात करते हैं होल की प्रॉपर्टीज की। अगला लिखिए, ये सारे पॉइंट हो गए। चलिए अब आते हैं, वही Ni बराबर NH को क्या बोल दिए? Ni, और I मतलब इंट्रिंसिक। अब नीचे आइए, ये मैंने अब 2 चित्र और बना रखे हैं, ये बना रखे हैं साहब बॉन्ड के आधार पर। देखो आप, और आपको फील आएगी। देखो ये बॉन्ड के आधार पर है, t बराबर 0 पर देख, लेफ्ट वाला चित्र, सारे सिलिकॉन के सारे बॉन्ड बने हुए हैं, मस्त टकाटक। ये +4 क्या लिखा है? तो सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है ना, इसलिए +4 +4।
पास वाले डायग्राम में देख मजा आएगा। एट रूम टेम्परेचर, ध्यान से देख, रूम टेम्परेचर, वहां पर एक खाली जगह हुई, इस खाली जगह को क्या बोलेंगे? और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो तो कहाँ भाग गया? यहाँ पीछे खाली जगह छोड़ गया, इस खाली जगह को क्या बोलते हैं? क्या फील आ रही है कि दोनों डायग्राम से क्या हो रहा है? होल क्लियर है? अब होल की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। होल का क्या होता है, मास कितना होता है, चार्ज कितना होता है, होता क्या है, तो वो थोड़ा सा सीखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो पॉइंट्स पढ़ना चालू करिए, धीरे धीरे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। होल साथ, ओ हो भाई साहब, इमेजिनरी क्यों लिखा? क्योंकि पर्दे के पीछे तो अभी भी जैसे वो सीट आगे आ रही है, आपको सीट आ गया। देखिए ऐसी बातें बोलते हैं, सीट तो निर्जीव है। भाषण में पढ़ते थे सजीव और आपने सजीव, हाँ सजीव और पेंसिल किताब ये कब है? निर्जीव है, सीट निर्जीव है। आप कह रहे हो सीट आगे आ रही है, तो ये नहीं पता सीट कैसे आगे आएगी। आदमी आगे आएगा, बच्चा जाएगा, है सीट आगे आ रही है। अरे सीट तो आगे आ रही है, और सीट को आगे आने के लिए दौड़ना तो किसको पड़ रहा है? इसलिए वो इमेजिनरी कह सकते हैं, सीट आगे आ रही है। इसलिए देखो उसमें कितना अच्छा शब्द लिखा है, होल सार इमेजिनरी चार्ज कैरियर। पता समझ आ रहा है क्या? दूसरा पॉइंट, सारे शानदार पॉइंट्स बना रखे हैं, कहीं दाएं बाएं जरूरत नहीं है, सिर्फ शानदार तरीके से लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट पर होल कॉरेस्पॉन्ड टू, सही बात है, वैकेंसी एंड एफिशिएंसी ऑफ बैलेंस। दूसरा क्लियर हो गया। तीसरा, the charge on the whole can be assumed equal to that of, होना भी चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो नेगेटिव चार्ज चला गया, तो उसके पास क्या आ जाएगा? एफिशिएंसी आ जाएगी, क्योंकि जब वो था तो न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन माइनस लेके चला गया तो बचा वो कितना? प्लस का 1.6, ताकि पहले भी न्यूट्रल था, टोटल चार्ज तो वही है। अगला पॉइंट पढ़िए, होल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन, ये भी बढ़िया पॉइंट है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन एंड नो पेपर होल, बड़े सटीक बिंदु लिखा है। होल्स आर प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड। अगला, इट इज आल्सो अ चार्ज कैरियर इन सेमीकंडक्टर। आज तक आपने सुना था फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट कंडक्ट होती है, आज एक बात सुनकर जाइए, सेमीकंडक्टर में कितने चार्ज कैरियर? फ्री इलेक्ट्रॉन और होल को भी चार्ज कैरियर कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये क्या है, इसको थोड़ा सा दिमाग से समझते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अब इसके लिए कुछ रिलेशन मैं आपको बताता हूँ। आपने अगर करंट तो अभी आपको याद नहीं है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एक होता है कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर एन ई म्यू। क्या होता है? एन ई म्यू। म्यू कौन है? म्यू मोबिलिटी। म्यू कौन है? मोबिलिटी। ठीक है साहब, तो एक साहब पहले इलेक्ट्रिसिटी में आएंगे, अभी आप परेशान मत होइए, और थोड़े से याद दिला देता हूँ। एक वीडी का फॉर्मूला भी होता है म्यू ई, वीडी बराबर म्यू। एक और होता है आई बराबर एन ए ई, आई बराबर एन ए ई वी, और सिग्मा बराबर एन ई। सब करंट के हैं, इसलिए आप चिंता मत करिएगा, बस नाम सीखिएगा। एन, ये सिग्मा कौन? इसे बोलते हैं कंडक्टिविटी, लिख लीजिए कंडक्टिविटी। वीडी ड्रिफ्ट है। ई कौन है? ई इलेक्ट्रिक फील्ड। म्यू कौन है? म्यू मोबिलिटी। ये सब करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले हैं। अभी आप मत परेशान होइएगा, पर याद करने जरूरी है क्योंकि सवाल सॉल्व होंगे। वहीं पास में लिख लीजिए ईएलपी में। छोटी हो गई है क्या?
फिजिकल केमिस्ट्री वाले सर ने कल 2 क्लास में किया था। तो तो कुछ सोच आसानी से पूछ, सोचा था ना इसने? ओके सर, सोच लिया था, ठीक है। चलो तो कल इससे आगे बढ़ाऊंगा, कल ये होल वाला पढ़ाऊंगा, पन्ना पलटो, ये वाला फॉर्मूला डिराइव करूंगा और इसके नीचे के अपन सारे क्वेश्चंस करेंगे। बहुत बढ़िया ईएलपी डिजाइन है, आप देखिए थ्योरी है, सारे पॉइंट्स हैं और उसके नीचे उसके न्यूमेरिकल्स हैं। बिल्कुल सिस्टमैटिक डिजाइन है, जैसे अपन कोई अच्छे नोट्स जेरोक्स कराते हैं बिल्कुल वैसा ही है। नोट्स, उसके बाद पॉइंट और उसके बाद बढ़िया न्यूमेरिकल। अब ये सारे अगर न्यूमेरिकल समझ में आ जाएंगे तो अपने आनंद आ जाएगा। क्लियर है साहब? सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए। कल मिलेंगे और इसका